हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा। अब ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि मैं इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बुक से भी लिए गए हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनमें भ्रूणपोष का विकास कब होता है, किस प्रक्रिया के बाद भ्रूणपोष का विकास होता है। तो आवृतजीवी पौधों में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो द्विनिषेचन द्विनिषेचन प्रक्रिया के पश्चात, ठीक है, द्विनिषेचन के पश्चात होता है, के पश्चात होता है। यानी कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनमें भ्रूणपोष का विकास द्विनिषेचन के बाद होता है। यानी कि पहले द्विनिषेचन होता है तब भ्रूणपोष का विकास होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जितने ज्यादा आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतना ही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपको ध्यान से इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो क्वेश्चन था कि भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के बाद होता है। तो भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन के पश्चात होता है। द्विनिषेचन को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आभासी फलों के कोई दो उदाहरण लिखिए। आभासी फल क्या होते हैं, इन्हें हम मिथ्या फल भी कहते हैं। तो इनके दो उदाहरण आपको बताना है। तो पहला है सेब, ठीक है, पहला है सेब, तथा दूसरा क्या है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो सेब और स्ट्रॉबेरी जो है ये आभासी फल है। ये कौन है, आभासी फल है। तो आभासी फल के दो उदाहरण कौन कौन से हैं, एक है सेब और एक है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब देखिए, इन्हें हम आभासी फल क्यों कहते हैं, एक कारण है, क्योंकि सेब में, ठीक है, सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है। जो थैलेमस होता है, पुष्पासन होता है, इससे फल का विकास होता है सेब में। ठीक है, इसी कारण से हम इसे आभासी फल कहते हैं। तो आभासी फल के दो उदाहरण समझ में आ गए, सेब और स्ट्रॉबेरी। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। यानी कि कोई दो पौधों के आपको नाम बताना है जिनमें परागण जल द्वारा होता है, यानी कि उनमें जलीय परागण पाया जाता है। एक है नाजा, एक है नाजा, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं NAJAS, नाजास। ठीक है, और एक आपका है हाइड्रिला। दो उदाहरण मैं, दो पौधे मैं बता रहा हूं, एक है हाइड्रिला। ठीक है, तो ये दो ऐसे पौधे हैं, हाइड्रिला, ये दो ऐसे पौधे हैं जिनमें परागण जल के द्वारा होता है, यानी कि इनमें जलीय परागण पाया जाता है। ठीक है, नाजा और हाइड्रिला, समझ में आ गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, ठीक है, मानव जनन से। देखिए, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विरसण हार्मोन्स का नाम लिखिए। यानी कि आपको लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्रावित विरसण हार्मोन्स का नाम लिखना है जो लीडिंग कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो देखिए, लीडिंग कोशिकाएं थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, आपको नोट कर लेना है। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, नोट कर लेना है, आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में, हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं, करती हैं। ठीक है,
तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन। ठीक है, इन दोनों का स्रावण लीडिंग कोशिकाएं करती हैं, लेकिन किसके नियंत्रण में? वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में करती हैं। यानी कि लीडिंग कोशिकाओं सॉरी यहां पर कोशिकाएं लिख दीजिए। ठीक है, कोशिकाएं ए आप लिख दीजिएगा, जैसे ऊपर यहां पर ये लिखा है। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं आपको इस प्रकार से ए लिख देना है। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, यानी कि लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? यानी कि जो स्त्रियों में आवर्त चक्र होता है, ठीक है, जो आपके प्राइमेट्स होते हैं, मादाएं होते हैं, उनमें आवर्त चक्र एक होता है प्रक्रिया। तो आवर्त चक्र इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको कौन कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवर्त चक्र है क्या, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। यानी कि इसको 3 नाम से हम जानते हैं, आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, इसी को हम आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। देखिए कब स्टार्ट होता है, तो प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। ठीक है, यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाती है। यानी कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें 12 से 13 वर्ष की आयु से ये चक्र प्रारंभ हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये जाकर खत्म होता है। और यह चक्र हमें ये दर्शाता है कि अंडाशय में, मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो गया। ठीक है, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है, यानी कि वो गर्भधारण कर सकती है। अब देखिए, आवर्त चक्र का नियमन कौन करते हैं? 2 हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, एक है एलएच हार्मोन्स, एलएच हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट है एलएच हार्मोन और दूसरा है आपका एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन। ठीक है, तो आवर्त चक्र का नियमन कौन कौन से हार्मोन करते हैं? एक है एलएच हार्मोन और एक है एफएसएच हार्मोन। ठीक है, ये दोनों आवर्त चक्र का नियमन करते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रसव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्यूरिशन, क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? यानी कि प्रसव क्या है? प्रसव का मतलब जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसी को हम प्रसव कहते हैं। तो देखिए सिंपल भाषा में समझे, बायोलॉजी की भाषा में, तो देखिए प्रसव क्या है? गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब गर्भकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, माता के गर्भाशय में, तो क्या होता है कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु, जो बच्चा होता है, पूर्ण रूप से विकसित बच्चा होता है, वो माता के गर्भ से बाहर आ जाता है। इसी को हम प्रसव कहते हैं या पार्ट्यूरिशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, सभी को पता है। अब देखिए, इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। यानी कि जब प्रसव प्रक्रिया होने लगती है तो गर्भाशयी और उदरीय संकुचन होते हैं। ठीक है, और गर्भाशय जो होता है थोड़ा फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझिए कि इसको प्रेरित कौन कौन करते हैं। तो प्रसव का प्रेरण, प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो जो प्रसव होता है, इस प्रक्रिया का प्रेरण, यानी कि इसको प्रेरित करता है कि प्रसव होना चाहिए, उसको कौन कौन से हार्मोन करते हैं? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन इसका जो है इसको प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रसव की प्रक्रिया को। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है
कि वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, यानी कि जो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत है इसको किसने दिया, किसने प्रस्तावित किया। तो वो है सटन हुआ बोवेरी। ये सटन और बोवेरी जी ने वंशागत के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया था। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सटन लिख दीजिए, ठीक है, एंड बोवेरी, ठीक है, इन्होंने वंशागत के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। यानी कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती है और सह प्रभाविता होती है, इनमें जीन प्रारूप एवं दृश्य प्रारूप का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझिए। अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता दोनों में ही जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात, दृश्य रूपों में कितना अनुपात होता है, 1:2:1, ठीक है, का अनुपात होता है, ठीक है। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता दोनों में ही जीन रूपों एवं दृश्य रूपों में 1:2:1 का अनुपात होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है जो कि एक आनुवांशिक रोग से रिलेटेड है। देखिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, यानी कि जिन व्यक्ति को वर्णांधता नामक बीमारी है उनको रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। यानी कि जो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति है उसको लाल और हरे रंग में अंतर वो नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। ठीक है, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि रेलवे ड्राइवर को लाल झंडी और हरी झंडी देखनी होती है, लाल बल्ब और रेड बल्ब देखना होता है, तो वो कैसे अंतर कर पाएगा, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। जो एक आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया, इसको हम ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। तो देखिए लिखते हैं क्योंकि इस रोग में, ठीक है, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त लगातार, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता। ठीक है, तो हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। देखिए हीमोफीलिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, इसीलिए हम हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको हीमोफीलिया रोग है, जब उसको कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो उसमें रक्त का थक्का, जो खून में क्लॉटिंग होता है, खून का थक्का बनता है, वो नहीं बनता, और जब तक खून का थक्का नहीं बनेगा तब तक खून बहना बंद नहीं होगा। ठीक है, तो जब खून बहना बंद नहीं होगा तो इसी को हम हीमोब्लीडर रोग कहेंगे। ठीक है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, इसी कारण हम हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस बताए। आई होप कि आपको 10 क्वेश्चंस समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं और कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताएं।